हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिकंदर का आक्रमण एवं प्रभाव। सिकंदर का नाम आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। इस पर कई सारे मुहावरे भी बन रखे हैं, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, यानी कि सिकंदर शब्द का उस सिकंदर शब्द को जीतने से जोड़ा गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो जरूर ही कोई महान शासक रहा होगा या फिर उसने कुछ महान कार्य किए होंगे, तभी उसके लिए ऐसा नाम लिया जाता है। तो सिकंदर वास्तव में वह विश्व विजेता था, वह विश्व को जीतने की इच्छा रखता था और बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री ऑनर्स का हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और बहुत सारा चैप्टर मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद मौर्य साम्राज्य है और उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। उसके पिता फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बनते हैं। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई और 329 ईसा पूर्व में फिलिप की हत्या कर दी जाती है। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। तो सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया और जिसके बाद उसे वापस लौटना पड़ा था अपना देश। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहु केफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहु केफला नामक नगर बसाया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सिकंदर के बारे में, जो कि एमसीक्यू में भी इससे रिलेटेड बहुत बार पूछा जाता है। तो इसी के साथ हम युद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ था, क्या कारण था, क्या इसका प्रभाव पड़ा और क्या परिणाम हुआ था। तो सिकंदर जब 325 ईसा पूर्व में भारत की ओर उसने रुख किया, और उसने ऐसे ही नहीं, जब उसने देखा कि भारत में उस समय क्या था कि 16 महाजनपदों में बटे होने के कारण, अलग अलग राज्यों में बटे होने के कारण क्या था, लोगों में और शासकों में आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा थी। उनमें आपसी मतलब खुद के साम्राज्य को बढ़ाने की सब में होड़ मची हुई थी। सब अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे और चाहते थे कि मेरा साम्राज्य दूसरे से बड़ा हो, ज़्यादा हो। सबका फोकस इसी ओर था। तो इसी समय हम क्या देखते हैं कि सिकंदर इस बात को मतलब सिकंदर इस सिचुएशन का फायदा उठाता है और वो क्या देखता है कि इनमें भारतीयों में आपसी मतलब एकता बिल्कुल भी नहीं है और इन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है और इनके जो इनकी कमजोरी है उनका फायदा उठाया जा सकता है। तो 326 ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि वह भारत पहुंच जाता है और भारत विजय अभियान को शुरू कर देता है। तो इसी के साथ अवंती यानी कि अवंती के शासक जो आम्भी थे, उन्होंने क्या किया, भारतीयों के साथ छल किया, यानी अपने ही देश के साथ उसने क्या किया, छल किया। और वह क्या करता है, सिकंदर के साथ मिल जाता है। वह सिकंदर को युद्ध का मतलब आप आइए, हम आपका साथ देंगे, आप पोरस को हराइए, इसमें हम बिल्कुल आपका साथ देंगे। तो इसके साथ ही युद्ध प्रारंभ हो जाता है और आम्भी क्या करता है, वो सिकंदर के साथ मिल जाता है। लेकिन क्या थी कि सिकंदर अपनी संपूर्ण तैयारी के साथ आया था, फिर भी पोरस भी बहुत ही महान शासक था और उसने अंतिम क्षण तक युद्ध किया, लेकिन युद्ध में अंततः पोरस हार जाता है। और हारने के बाद क्या होता है, जब उसे सिकंदर के सामने पेश किया जाता है और पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मतलब तो वह बहुत ही बहादुर शासक की तरह जवाब देता है कि वह बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं होता है। वो बोलता है कि झुकने से अच्छा है मैं मर जाऊं, आप मुझे मार दे वो ठीक है, लेकिन मैं आपके सामने झुकने वाला नहीं हूं। तो ये बात सिकंदर को बहुत ही पसंद आता है और वह मानता है कि पोरस भी एक बहुत बहादुर बहुत बहादुर शासक है, तो वह पोरस को छोड़ देता है। इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो चाणक्य हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, तीनों सेम पर्सन हैं, तीनों उन्हीं के नाम है, चाणक्य के ही नाम है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। तो वो क्या करते हैं, धनानंद सिकंदर के आने की खबर जब उन्हें मिलती है तो वो धनानंद को सचेत करते हैं और बोलते हैं कि आप एक काम करिए, सो सिकंदर आने वाला है, सिकंदर आप पूरे तरीके से तैयार हो जाइए, जो भी आप अपना तैयारी कर लीजिए। तो वो क्या करता है, उनकी बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और उल्टा कौटिल्य का अपनी भरी सभा में अपमान करता है धनानंद। और उनका क्या होता है, चोटी पकड़ के और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसी समय उनकी चोटी खुल जाती है। चाणक्य जो कि बहुत ही विद्वान, बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री हैं माने जाते थे, तो उनका वो अपमान करता है। उससे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने के साथ उसकी भरी सभा में ही प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं तुम्हारी अकड़ को तोड़ नहीं देता, जब तक तुम्हें मतलब तुम्हारी हत्या ना करवा देता, मार ना देता, तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधने वाला। तो इसी के साथ वो प्रतिज्ञा खाते हैं और वो वापस आते हैं। और अब उनके ही शिष्यों में वे देखते हैं कि चंद्रगुप्त बहुत ही बहादुर और बहुत ही बुद्धिमान शिष्य होता है, तो वे चंद्रगुप्त को तैयार करते हैं आगे शासन करने के लिए। मैंने टाइटल को ही क्वेश्चन बना दिया और उसी को आंसर वे में लिख के और चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो सिकंदर के आक्रमणों के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें। सिकंदर के आक्रमण के कारण और प्रभाव की विवेचना करें।
तो भारत पर सिकंदर का आक्रमण अकस्मात नहीं हुआ, यानी अचानक नहीं हुआ, बल्कि अनेक कारणों से प्रभावित होकर उसने निश्चित योजना के अधीन सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने का फैसला किया। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के निम्न कारण थे। तो क्या क्या कारण थे जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, आइए देखते हैं। पहला कारण है भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति। सिकंदर को आक्रमण की प्रेरणा देने में भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे राज्यों में बटे होने के कारण, आपसे एकता नहीं होने के कारण उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में समस्त सीमांत प्रांत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों में एकता की भावना नहीं थी। ये सदैव एक दूसरे से लड़ते थे, अपने स्वार्थ के लिए कोई भी कदम उठा सकते थे। जैसा कि कुछ राज्यों ने सिकंदर को चढ़ाई करने का निमंत्रण देकर किया भी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इस क्षेत्र में ऐसा कोई भी प्रभावशाली और शक्तिशाली शासक नहीं था जो इन राज्यों को संगठित कर एक सूत्र में बांधकर रख सके, जैसा कि पूर्व में मगध राजा कर रहे थे। तो ऐसा कोई भी प्रभावशाली या शक्तिशाली शासक नहीं था जो कि उसका सामना कर सके या फिर प्रांतों को एक सूत्र में बांधकर रख सके, जैसा कि मगध राजा अब तक कर रहे थे, लेकिन धनानंद के आने के बाद वो भी अंतिम हो जाता है। ऐसी स्थिति में पूर्णतः परिचित होने के कारण सिकंदर ने मौका का लाभ उठाते हुए उसने भारत विजय की योजना बनाई। तो उसने पहले सिचुएशन को देखा, समझा, और जब देखा कि आसानी से भारत पर आक्रमण किया जा सकता है, तब उसने भारत विजय की योजना बनाई। चूंकि वर्तमान स्थिति किसी भी महत्वाकांक्षी शासक के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। दूसरा कारण है सिकंदर की विश्व विजेता बनने की अभिलाषा। यद्यपि सिकंदर यूनान के एक छोटे राज्य मकदूनिया का शासक था, यद्यपि अपनी महत्वाकांक्षा और योग्यता के बल पर वह शीघ्र ही एक महान विजेता शक्तिशाली बन बैठा। समस्त यूनान को अपने नियंत्रण में लेने के पश्चात सिकंदर ने दिग्विजय अभियान आरंभ किया। वह समस्त विश्व पर अपनी विजय पताका लहराना चाहता था। उसने एशिया माइनर, भूमध्य सागरीय प्रदेशों, फिनिशिया एवं मिस्र को नतमस्तक कर दिया। इतने क्षेत्रों को वो जीत चुका था। अर्बेला के युद्ध में हखामनी वंश के शासक द्वारा दारातृत्य को परास्त कर उसने हखामनी साम्राज्य का अंत कर दिया। इस विजय के पश्चात उसकी लालसा और अधिक बढ़ गई और ईरान की विजय के पश्चात विश्व विजेता बनने का स्वप्न देखने वाला सिकंदर महान के लिए आवश्यकता था कि वह भारत विजय करे, क्योंकि ईरान और भारत की सीमा बिल्कुल नजदीक थी। इसलिए उसने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। तो इतने सारे क्षेत्र को वो ऑलरेडी जीत चुका था, और जब वह ईरान को जीतता है तो चूंकि भारत और ईरान की सीमा आपस में मिलती है, तो वह उसकी लालसा भारत की ओर भी बढ़ती है। तीसरा है धन प्राप्त करने की इच्छा। भारत पर विजय प्राप्त कर सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए अतिरिक्त पर्याप्त धन भी प्राप्त कर सकता था, क्योंकि विश्व विजेता बनने के लिए उसे पर्याप्त धन की आवश्यकता थी। और उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और अपार धन संपदा होने के कारण एक कारण यह भी था कि धन ने उसे भारत की ओर आकर्षित किया। पश्चिमी जगत में भारत उस समय सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। सिकंदर ने ईरानियों से भारत की संपन्नता के बारे में सुन रखा था, अतः सिकंदर उस वैभव को भी प्राप्त करना चाहता था। चौथा कारण है नए प्रदेशों की जानकारी की इच्छा। ईरानियों की ही तरह सिकंदर भी नई भौगोलिक स्थितियों में दिलचस्पी रखता था। नए नए इलाकों पर अधिकार कर वहां की भौगोलिक स्थिति से परिचित होना चाहता था। भारत अब भी पश्चिमी जगत के लिए अजूबा ही बना हुआ था। सिकंदर यहाँ की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखता था। पांचवा कारण है विजय का रास्ता आसान। सिकंदर ने देख लिया कि कितनी आसानी से ईरानी भारत पर विजय प्राप्त करने में सफल हो सके थे। ईरानियों को किसी भी बड़ी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा था, और इसी का फायदा सिकंदर ने उठाया। अतः सिकंदर के मन में भी यह बात बैठ गई कि वह सुगमता पूर्वक भारत विजय कर विश्व विजेता बनने का सपना पूरा कर सकता है। इसीलिए उसने आक्रमण की योजना बनाई। छठा कारण है कुछ भारतीय शासकों के सहयोग का आश्वासन, यानी कि मैंने बताया कि अवंती के शासक जो आम्भी थे, उन्होंने अपने ही देश के साथ छल किया था। सिकंदर भारत के कुछ शासकों के द्वारा सहयोग दिए जाने के आश्वासन से और अधिक उत्साहित हो उठा। इस समय तक्षशिला के शासक आम्भी और पोरस के बीच मनमुटाव और संघर्ष चल रहा था। पोरस की बढ़ती हुई शक्ति से आम्भी के दिमाग में खतरे और ईर्ष्या की घंटी बज उठी। उसने पोरस पर अंकुश लगाने और उसे नीचा दिखाने के लिए सिकंदर से संपर्क किया। आम्भी ने बोखरा में सिकंदर के पास अपना दूत भेजकर भारत पर आक्रमण करने एवं पोरस की शक्ति को कुचलने का अनुरोध किया। उसने सिकंदर को बहुमूल्य उपहार भी भेजे। सिकंदर तो मौके की तलाश में था ही, उसने निमंत्रण स्वीकार कर भारत आक्रमण करने का निश्चय किया। अब हम देखेंगे सिकंदर के आक्रमण के क्या क्या प्रभाव पड़े। तो हमने देखा यहाँ मैंने 6 कारण लिखे हैं। तो ये सभी कारण थे जो कि सिकंदर को भारत पर आक्रमण के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीनों तक रहा। इस अवधि में वह सदैव युद्धों में संलग्न रहा। उसे विजय में प्राप्त प्रदेशों की सुरक्षा करने की या उन पर प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने का अवसर हाथ नहीं लगा। फलतः वह भारत में ही था। तभी उसके विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गया। उसके वापस बेबीलोन जाते ही भारत पर उसकी सत्ता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। मौर्यों के राजनीतिक उत्कर्ष ने भारत पे बची हुई जो यूनानी शक्ति को समाप्त कर दिया। इस प्रकार भारत पर सिकंदर के आक्रमण का कोई स्थायी राजनीतिक परिणाम नहीं निकल सका। इसीलिए अनेक इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर का आक्रमण तूफान की तरह था, जो आया और सभी को झकझोर कर चला गया। इसका प्रमाण इस बात से
भी मिलता है कि यूनानी विवरणों के अतिरिक्त संस्कृत, पाली या प्राकृत ग्रंथों में सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख ही नहीं मिलता। इतिहासकारों का कहना है कि निस्संदेह सिकंदर का आक्रमण बड़ा ही साहसपूर्ण एवं प्रशंसनीय था, परंतु किसी भी दृष्टिकोण से उसको पूर्ण सफल नहीं माना जा सकता। सिकंदर को भारत में किसी भी महान राष्ट्र या शासक का सामना नहीं करना पड़ा था। इस आक्रमण को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सफल नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस आक्रमण द्वारा पंजाब पर यूनानियों का स्थायी रूप से आधिपत्य कायम नहीं हो सका, क्योंकि वो चले गए। तो उसके बाद चले जाने के बाद उन्होंने अपना जो साम्राज्य था वो राजा आम्भी और जो प्रदेश उसने जीता था तो राजा आम्भी और पोरस को दे दिया था कि आप यहाँ शासन करिए, आप सत्ता संभालिए। उसके बाद जो वापस से फिर से वैसी हो जाता है और मौर्य साम्राज्य आने के बाद तो उनकी शक्ति भी छिन्न हो जाती है। परंतु उन्होंने सिंधु नदी के आसपास बसी हुई जातियों को दुर्बल एवं छिन्न भिन्न करके मौर्य साम्राज्य के विस्तार को सरल बना दिया। सिकंदर के आक्रमण द्वारा यूरोप निवासियों को भारत के बारे में तथा भारतीयों को यूरोपीय कला, मुद्रा, ज्योतिष आदि का ज्ञान प्राप्त हुआ। सिकंदर का आक्रमण व्यर्थ नहीं गया, इसने भारतीय इतिहास और संस्कृति को प्रभावित किया और यूनानी भी इससे लाभान्वित हुए। यहाँ हम देखेंगे पॉइंट वाइज। तो राजनीतिक प्रभाव, अनेक छोटे छोटे गणराज्यों, राजतंत्र और विशाल भारतीय साम्राज्य तथा जनता पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ा। विशाल साम्राज्य और राजनीतिक एकता, छोटे छोटे गणराज्यों को यह भलीभांति समझ आ गया था कि वे कितने कमजोर और विभक्त और परस्पर संघर्षशील थे। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि सभी विदेशी आक्रमणों की भांति सिकंदर के आक्रमणों ने भी राजनीतिक एकता के भाव को उभारा। छोटे राज्य जो एकता के मार्ग में रोड़े थे अब बड़े राज्यों में मिल गए, जैसे पौरव, अभिसार और तक्षशिला के राज्य। इस प्रकार सारी परिस्थितियां एक भारतीय साम्राज्य के उदय के अनुकूल बन रही थी, जिस राज्य की कुछ समय बाद चंद्रगुप्त ने नींव डाली। डॉक्टर राय चौधरी ने भी लिखा है कि सिकंदर के आक्रमण से उत्तरी पश्चिमी भारत की छोटी छोटी रियासतें समाप्त हो गई, जिससे भारतीय एकता को काफी बल मिला। तो इसका पॉइंट दूसरा है, प्रदेश या व्यक्ति भक्ति के स्थान पर राष्ट्रभक्ति। चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रयत्नों से प्रदेश या केवल अपने राजा के प्रति निष्ठा रखने वाले राज्यों में देश या राष्ट्रभक्ति उत्पन्न की गई। तो चाणक्य ने इसमें बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। राजनैतिक रूप में उनमें एकता का प्रसार किया गया और विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। सी है स्वार्थी राजा और सम्राटों का पतन। यह स्पष्ट है कि सिकंदर के आक्रमणों के समय देश के साथ विश्वासघात करने वाले राजतंत्र और गणतंत्र जैसे आम्भी प्रवर्तक और विलासी धनानंद को समाप्त कर एक सुदृढ़ विशाल शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसने विदेशी सेल्यूकस का सामना सफलता से किया। तो क्या था कि जो महत्वाकांक्षी शासक थे या फिर जो अपना बस स्वार्थ देखते थे, उनका पतन हो गया और लास्टली मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। सीमांतों से विदेशी राज्यों की समाप्ति की आकांक्षा। ईरानी और यूनानी विदेशी क्षत्रप भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, अतः उन्हें भी सिकंदर के आक्रमण के बाद समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। दूसरा है सामाजिक प्रभाव। अनेक छोटे राज्यों ने अपने मतभेद भुलाकर सामाजिक समन्वय किया, जैसे मालवा और क्षुद्रकों ने अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह एक दूसरे के यहाँ कर एकता स्थापित की थी। यूनानियों ने अनेक व्यापारिक मार्ग खोले, जिससे दोनों देशों के बीच संपर्क बना और वस्तुओं का व्यापार संभव हुआ। सिकंदर अपने साथ अनेकों शिल्पियों को ले गया, जिन्होंने यूनान की स्थापत्य और चित्रकला पर अपना प्रभाव डाला। भारतीयों ने भी उनकी कला को ग्रहण कर शिक्षा, दर्शन, विज्ञान का परस्पर एक दूसरे को पता चला और कालांतर में यूनान से मधुर संबंध भी स्थापित हुए। भारतीयों के ज्योतिष, मुद्रा ढलाई और धर्म की अनेक बातों की शिक्षा यूनानियों को मिली और भारतीयों ने भी इसे ग्रहण किया। तीसरा है आर्थिक प्रभाव। इसके आक्रमण से भारत के पश्चिम से व्यापार बढ़ गया। सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम की ओर संकेत किया है डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने। इन विदेशी हमलों से भारत में विदेशी सिक्के चल गए। सोने का ईरानी डेरिक सिक्के जिसकी तौल लगभग 130 ग्रेन थी और जिसे पहले सम्राट द्वारा ढलवाया गया। ऐतिहासिक प्रभाव। सिकंदर अपने साथ अनेक लेखकों को भी भारत लाया था, जिनके वर्णनों से भारत को काफी विस्तृत वर्णन और युद्ध कला, शस्त्र, रणभूमि में पहनी जाने वाली सूती वस्त्रों तथा राजनीतिक घटनाओं और दशाओं का चित्रण किया है, जो तत्कालीन इतिहास की पर्याप्त प्रमाणिक जानकारी देने में समर्थ है। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के क्रमिक इतिहास लिखने में बहुत सहायता की है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे सिकंदर भारत आता है और भारत आने के बाद उसने कैसे युद्ध किया, कैसे युद्ध में वो जीत जाता है और लास्टली उसे वापस लौटना पड़ता है, वह व्यास नदी को पार नहीं कर जाता है। इसमें बहुत बड़ा चाणक्य का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वह अपनी कूटनीतिज्ञ और चंद्रगुप्त की सहायता से वह उसे अपने मुकाम को ना हासिल करने देने में सफल हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने सिकंदर का आक्रमण एवं प्रभाव को देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब करें वर्ल्ड हिस्ट्री को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।